हेलो एवरीवन। देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। एक नया एएस शुरू कर रहे हैं हम, एएस 11, जिसका नाम है दी इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होती हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। और चूँकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमें समझना है कि अकाउंटिंग पे क्या असर पड़ेगा उसका। ठीक है, एंटिटी की अकाउंटिंग पे किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। देखें, ये एएस के बारे में छोटी सी 2-3 बातें हम कर लें कि एएस बहुत ही सिंपल और छोटा है। ठीक है, ये वेरी सिंपल एएस है। इसमें से कॉमन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम वही आते हैं। मतलब ऐसा है कि इस एएस में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो क्वेश्चन आज जो हम सेशन लेंगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी लिखवा देता हूँ। तो जो मैं इस सेशन लेने वाला हूँ उसमें आपको थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन रहेगा, जो कॉन्सेप्ट है, प्लस साथ ही साथ में क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस एएस के क्वेश्चन साथ में कराऊंगा, क्योंकि इसका पूरा डिस्कशन अलग मैटर हो जाता है और क्वेश्चन करना अलग हो जाएगा। तो डिस्कशन के साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको परमानेंट बैठते जाएगा कि हाँ चलो ये हमने कर लिया है तो ये ठीक है। इसके लिए आप ये बुक जो एएस प्रैक्टिस बुक है, क्लास नोट्स हैं हमारे, वो आप ले सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, फीफो एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और एक एप्लीकेशन भी है फीफो एकेडमी नाम से, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों की मैं लिंक आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इसी बुक के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं जो आपको देखने हैं। आप केवल उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम देखने हैं, लिख देता हूँ। एग्ज़ाम टाइम्स क्वेश्चन है ये, देखें इस बुक के हिसाब से लगा रहा हूँ जो जिससे मैं करा रहा हूँ आपको सॉल्व। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट का मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया है आपको। एएस 11 में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उन सब के क्वेश्चन इसमें कवर हैं, और जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसके 2 या 2 क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर किए हैं। ऐसा नहीं कि इतने बस लगाने, आप अगर ये क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखें एएस 11 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो है एएस 11 का, पॉइंट्स ऐसे लिख देते हैं हम। एएस 11 डील्स विद, एएस 11 डील करता है किन चीज़ों से, वही हमें इसमें आगे पढ़नी है। वो डील करता है, पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, दूसरा वो कवर करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि हम सपोज हम इंडिया में हैं और हम डॉलर में परचेज़ कर रहे हैं, या हम डॉलर में कोई लोन ले रहे हैं, पाउंड में हम लोन ले रहे हैं, तो हो जाएगा फॉरेन करेंसी परचेज़, या फॉरेन करेंसी में हमारी की गई सेल्स, या फॉरेन करेंसी में हमने लोन लिया है या एडवांसेस दिए हैं। तो पहला तो एएस 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है। दूसरा वो बात करता है फॉरेन ऑपरेशंस के बारे में, फॉरेन ऑपरेशंस। देखिए फॉरेन ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया कि सपोज़ करें कि इंडिया में
हमारा हेड ऑफिस है और हमारी ब्रांच यूएसए में हमने खोली है। तो जो हमारी ब्रांच यूएसए में है वो हमारे फॉरेन ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, कि हमारे विदेशों में भी ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो फॉरेन ऑपरेशंस में क्या आ जाएगा, ब्रांच इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। हमारा जॉइंट वेंचर भी हो सकता है फॉरेन में, ये फॉरेन ऑपरेशंस आ जाएंगे। इसके ऊपर आपका एक चैप्टर है ब्रांच में आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच पूरा AS 11 से ही डील करता है, यही है वो पॉइंट। और तीसरा जो हमें इस चैप्टर में इस AS 11 में पढ़ना है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो हमें पढ़ना है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, जो फॉरेन करेंसी में लेन देन है उनका क्या होगा, फॉरेन ऑपरेशंस मतलब फॉरेन ब्रांच का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कैसे अकाउंटिंग होती है, और तीसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए फॉरेन ब्रांच तो अलग से पूरा चैप्टर है, तो आप AS 11 पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ें तो आपको और कॉन्सेप्चुअली वो समझ में आएगा। तो हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे वो पहला पॉइंट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में करेंगे और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में करेंगे। तो मैं पहला पॉइंट जब आपको समझाऊंगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, इसके बाद में इससे जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन वो कराऊंगा आपको, और फिर हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे। बहुत छोटा पोर्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम का करा दूंगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। देखिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, देखें क्या इशू है जिस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखें सपोज़ करें कि आज जो भी डेट है इस डेट पर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन करेंसी में। सपोज़ हम यहाँ कोई भी डेट पुट कर लेते हैं, ये डेट हम पुट कर लेते हैं 1 अगस्त 2020, ओके। 1 अगस्त 2020 को हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अब हमने ट्रांजैक्शन किया कि हमने फिक्स एसेट एक्वायर किए और वो आए हैं $1000 के। कितने रुपए के आए हैं फिक्स एसेट? $1000 के। अब आपकी जो कंट्री है, होम कंट्री है, वो इंडिया है मेरे एग्जांपल के लिए। तो आपकी होम कंट्री इंडिया है, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो रुपये में बनते हैं। अब आपने क्या किया है, $1000 में यूएसए से आपने फिक्स एसेट एक्वायर किया, ठीक है, और वो भी किया आपने ऑन क्रेडिट, आपने उनके पैसे नहीं चुकाए। तो यूएसए से आपने ख़रीदा है $1000 का फिक्स एसेट और आपने उनके पैसे नहीं चुकाए। अब बताएं, आप इस ट्रांजैक्शन की एंट्री आप जब इंडिया में करेंगे तो क्या आप डॉलर में एंट्री कर देंगे या आप रुपये में एंट्री करेंगे? बताएं आप। तो हमेशा ट्रांजैक्शन को होम करेंसी मतलब होम कंट्री जो है आपका, उसकी जो करेंसी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमें परचेज़ दिखानी है, हमें परचेज़ की एंट्री बहुत अच्छे से बनती है, हमने सीखी हुई है। और एंट्री आएगी फिक्स एसेट को परचेज़ करने की, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने पैसा दे दिया हो तो टू बैंक, नहीं चुकाया तो वेंडर, ठीक है, फॉरेन करेंसी वेंडर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर में हमें पेमेंट चुकाना है। ये $1000 की एंट्री है, लेकिन हम अपनी बुक्स में एंट्री डॉलर में तो नहीं कर सकते, है ना, हमें तो रुपये में करनी पड़ेगी। तो रुपये में करनी पड़ेगी तो हमें देखना पड़ेगा कि यार इसको रुपए में कैसे दिखाएं। तो हमने पता किया कि $1000 में हमने एसेट ख़रीदा है। अब $1000 को जो हम चुकाएंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो सपोज़ करें कि 1 अगस्त 2020 को $1 ₹50 के बराबर था, सपोज़ करें, ठीक है, कितने के बराबर था? 50 के। इसका मतलब हमें $1 चुकाना है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हमें ₹50 चुकाने हैं। तो $1000 चुकाने हैं मतलब ₹50,000 चुकाने हैं। तो हमने क्या किया, जो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन था उसको कन्वर्ट कर लिया और $1000
चुकाने हैं और आज $1.50 का है, तो इस हिसाब से अगर हम बोलें रुपए में कन्वर्ट करके तो हमें 50,000 रुपये चुकाने हैं। क्या आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्या आपने 50,000 रुपये चुका दिए हैं या चुकाना है? सर चुकाना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप सच बताएं कि आपको रुपए चुकाना है या डॉलर चुकाना है? तो आपने बोला सर हमें तो डॉलर चुकाना है। कितना? $1,000। ठीक है, अभी ड्यू डेट नहीं आई पेमेंट की और सपोज़ करें यहाँ पर आ गया 31 मार्च 2021, जो कि हमारी क्या है, बैलेंस शीट डेट है। ठीक है, बैलेंस शीट डेट है हमारी। अब बैलेंस शीट डेट पर आपने लायबिलिटी का पेमेंट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अब देखें क्या होगा। बैलेंस शीट डेट पे जब आप लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाओगे तो किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि S11 क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है और आप समझें कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमें अपने आप समझ में आएगा कि S11 क्या कहेगा, है ना। तो हम इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आप क्या समझते हैं, क्या लॉजिकल होता है, वही फिर हम देखेंगे S11 बोलता भी है या नहीं बोलता। ठीक है, देखें तो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में हमें दिखाना है लायबिलिटी, फिक्स एसेट भी दिखाना है हमारा 50,000 का है, और हमें वेंडर के पेमेंट करने हैं वो भी दिखाना है। अब सपोज़ करें कि बैलेंस शीट के दिन $1 इक्वल टू हो जाता है 55 रुपये, 54 रुपये सपोज़। अब आपसे जो मैं सवाल पूछता हूँ कि बताएं आप हमें वेंडर के कितने पैसे देने हैं। तो क्या हमें वेंडर के 50,000 रुपये देने हैं, $1,000? बताएं आप, रुपए देने हैं या डॉलर? तो सर हमें तो $1,000 देना है। ठीक है, अगर क्या आपने अभी तक दिए? नहीं। अगर बैलेंस शीट डेट पर ही हम माने कि चलो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम माने कि हमें बैलेंस शीट डेट पर ही अगर वेंडर का सेटलमेंट करना पड़ जाए तो हमें वेंडर को कितना पैसा देना पड़ सकता है, कितना पैसा देने की संभावना है। हमें $1,000 देने हैं वेंडर के, और अगर हमें बैलेंस शीट डेट पर पैसे देने पड़ जाएं तो $1,000, ये आप हमेशा मान के चलिएगा कि डॉलर आपके पास नहीं है, फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको बैंक से बाय करनी होगी, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी रखना अलाउड ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, फेमा, ठीक है, और RBI की रेगुलेशंस होती हैं, वो आपको मना करती हैं कि आप फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रख सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम फेमा नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं डिटेल में, लेकिन नॉर्मल बात है कि आप फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, बस 1-2 नोट रख सकते हैं दिखाने के लिए कि पर्स में कि देखो ये हमारे पास ये नोट है, वो अंग्रेज़ आया था, हमने उससे मांगा है। समझ रहे हैं आप? बाकी आप सोचें कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का पैसा पड़ा हुआ है, आप अपने घर पे रखें, नहीं, अलाउड ही नहीं है। आपको RBI के पास या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स होते हैं, ऑथराइज बैंक्स होते हैं, उनके पास जमा करना होता है। तो आप ये मान के चलें कि आपको जब भी डॉलर देने होंगे वो आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, अब आपके पास डॉलर नहीं है। अब अगर बैलेंस शीट डेट पर ही आपको पेमेंट करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बैंक जाएंगे, बैंक से बोलेंगे सर हमें डॉलर दे दो, हमें चुकाना है। बैंक बोलेगा ठीक है आप डॉलर ले लो, जिसको देना है दे देना। तो आपने बोला ठीक है सर हमें डॉलर दे दो, $1,000 चाहिए, बताएं $1 कितने का है? तो बैंक क्या बोल रहा है कि $1 54,000 रुपये का, 54 रुपये का है। कब? बैलेंस शीट डेट पर। तो इस एंगल से सोचें तो बैलेंस शीट डेट पर अगर आप पैसे चुकाएं तो आपको $1 बैंक से खरीदने में 54 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो $1,000 खरीदने में आपको 54,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। यानी कि वेंडर की लायबिलिटी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो डॉलर के रेट हैं, उसके हिसाब से 50,000 नहीं है, कितनी है? 54,000 रुपये हो गई है। यानी 4 रुपये से डॉलर बढ़ गया है, और $1,000 थे तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अब क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने फॉरेन करेंसी वेंडर को रिकॉर्ड किया है 50,000, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो टू फॉरेन करेंसी वेंडर, ठीक है, हमें बढ़ाना पड़ेगा कितने से? 4,000 रुपये से। कैसे आए 4,000 रुपये? $1,000 है इनटू, पहले 50 रुपये का $1 आता था, 54 का, तो 54 माइनस 50, ठीक है। तो ये 4 रुपये का अंतर आ गया $1 पे।
तो 1000 पे 4000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपको क्रेडिटर को 50,000 नहीं, अब कितना दिखाना पड़ेगा, 54,000 रुपये दिखाना पड़ेगा। और ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ है, एक्सचेंज डिफरेंस आया है, ये कितना आ गया है, 4000 का एक्सचेंज डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से वेंडर की लायबिलिटी 50,000 से बढ़ के 54,000 रुपये हो गई है। क्या ये सही किया है हमने रिकॉर्ड करके 54,000 रुपये पे, या 50 पे ही दिखाएं? सर हमें तो 50,000 रुपये ही देने थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें $1000 देने थे, और तब भी हमने $1000 ही रिकॉर्ड किए थे। तब 50 की रेट चल रही थी, आज भी हम $1000 ही देने हैं, लेकिन 54 की रेट चल रही है। तो आज के हिसाब से बात करें तो हमें 50,000 रुपये नहीं, 54,000 रुपये देने की संभावना है। ठीक है, तो जब आपने इनिशियली रिकॉर्ड किया था, जब आप पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, और जब आप बैलेंस शीट डेट पे उसी ट्रांजैक्शन को री रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो हमने ट्रांजैक्शन को इनिशियली उस रेट पर रिकॉर्ड करा था जो रेट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की डेट पे चल रही थी, और बाद में हमने जो हमें पैसा चुकाना था उसको हम बैलेंस शीट की डेट पे कन्वर्ट किया, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना। तो जब हम शुरुआत में रिकॉर्ड करते हैं इसको हम बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं हम? इनिशियल रिकॉग्निशन। और जब हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं इसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ठीक है, तो जो भी आपकी क्रेडिटर, डेबिटर या जो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, आप उसको इनिशियली तो उस रेट पर कन्वर्ट करते हैं जो रेट ट्रांजैक्शन की डेट पर थी, और बाद में आप उसको रीइंस्टेट करते हैं और क्लोजिंग रेट पर ले जाते हैं। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको आप एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। 1 मिनट वेट करना, वॉइस में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्या अभी आवाज़? ठीक है, देखें अब ऐसे ही आप इसको जब सेटल करने जाएंगे तो अगली डेट मान लो कि 15 जून आप इसको सेटल करने जाते हैं, सेटलमेंट डेट। ठीक है, और सेटलमेंट डेट पर $1 बढ़ के हो जाता है 56 का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को ₹2 से और बढ़ानी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आप कितना पेमेंट करेंगे, 56,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जो हम लायबिलिटी है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो AS11 जो सबसे बड़ा मुद्दा डिस्कस करता है वो ये बोलता है कि इस एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस जो हमें लॉस हो गया है, अगर हम तुरंत पेमेंट करते तो 50,000 देना पड़ता, लेकिन हमने बाद में किया तो हमें 54,000 देना पड़ सकता था, या बाद में हमें 56,000 देना पड़ा। तो जो हमें 54,000 या 56,000 हो जाने की वजह से 4,000 या 6,000 रुपये का ओवरऑल लॉस हो रहा है, इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, क्या हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें या फिर इसको हम P&L में ले जाएं, इस बारे में AS11 का पहला पार्ट डिस्कस करता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बात समझा देता हूं इसमें। देखें, एक पॉइंट है इनिशियल रिकॉग्निशन का, तो ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट द रेट। जो आपके फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन हैं उनका इनिशियली, यानी जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड at the rate prevailing on the date of transaction, at the rate prevailing on the date of transaction। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन जो भी रेट थी आप उस पर रिकॉर्ड करें। एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए बोला है कि एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स समझाऊंगा, ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स शुड बी रिकॉग्नाइज एट क्लोजिंग रेट, और हर बैलेंस शीट डेट पर जो आपके मॉनेटरी आइटम हैं, जो भी आपका लेना देना है, क्रेडिटर हैं, उनको आप क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। तो देखें मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या होता है। तो व्हाट आर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और पेबल।
इन फिक्स्ड टर्म ऑफ मनी। जो भी आपका फॉरेन करेंसी में लेना है या देना है, जैसे फॉरेन करेंसी वेंडर का पैसा देना है, या फॉरेन करेंसी का क्रेडिटर हो सकता है, आप स्टॉक खरीद के लाए, या आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया हो सकता है तो आपको लोन का पैसा चुकाना हो, या फिर फॉरेन करेंसी में आपके डेटर हों क्योंकि आपने माल सेल किया हो, या फॉरेन करेंसी आपने एडवांसेस दिए हों किसी को, ठीक है। तो जो भी आपके वेंडर हैं, जो भी आपके क्रेडिटर हैं, जो कि आपने एंड तक नहीं चुकाए हैं और आपने उनको किसी बीच की डेट पे दिखाया था, तो आप उनको ईयर एंड की डेट पर दिखाएं कि ईयर एंड में जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमें कितना पैसा देने की संभावना है। ओके, आ रहा है आपको समझ में? तो देखें, जो हमारी एंट्री हुई थी, जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि हमने अपने फॉरेन वेंडर को 50 से कितने पर ले आए थे, 54 पर, है ना। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो एक बार और एग्जाम्पल आप समझें, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए है ईयर, मान लें 19-20, ए है 20-21, यहाँ पर हमने एसेट को एक्वायर किया यहाँ पर, और हमने फिक्स एसेट जो एक्वायर किया वो अगेन $1000 का, और यहाँ पर हमने उधार खरीदा $1 इक्वल टू चल रहा था 60 रुपये। जब ये बैलेंस शीट डेट आई 31 मार्च 2020 को, जो बैलेंस शीट डेट आई, तो बैलेंस शीट डेट पर $1 हो गया था 64 का, और जब सेटलमेंट डेट आई, सपोज हम यहाँ सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट डेट आई, यहाँ पर जाते हुए $1 हो गया था। आप चाहे तो बढ़ा दें, 65 ले लें, आप चाहे तो कम ले लें, तो मैं यहाँ 64 की जगह 65 ले लेता हूँ। पहले 5 रुपये का डिफरेंस आया, फिर 2 रुपये अपन कम कर लेते हैं, तो ये आ गया 63। अब आप बताएं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनिशियल रिकॉग्निशन, वो किस तरीके से होगा? वो होगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी वेंडर अकाउंट, और वो कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा? तो ES 11 का पैरा 13 है, ठीक है, अभी पैरा मैं आपको समझाऊंगा फिर रेफ़र करूंगा। तो ES 11 ये बोलता है कि इनिशियली ट्रांजैक्शन को उस रेट पे रिकॉग्नाइज करो जो रेट ट्रांजैक्शन की डेट पर थी। तो आज के हिसाब से सोचें तो $1000 चुकाने हैं हमें, और $1 60 रुपये का मिलता है, तो हम बैंक जाएंगे तो 60 रुपये देंगे, $1 मिलेगा, 60,000 देंगे, $1000 मिलेंगे। तो हमें वेंडर के आज के हिसाब से हम बात करें तो हमें 60,000 रुपये देने हैं। अगर आज ही हम चुका दें तो बात यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन हमने ये पैसा आज नहीं चुकाया। अब बैलेंस शीट पर जाते जाते 60 वाला डॉलर कितने का हो गया? 65 का। यानी अगर हम बैलेंस शीट डेट पे चुकाएं तो हमें बैंक को 65 रुपये देंगे, तब हमें बैंक $1 देगा। तो ऐसा करते हुए हमें 65,000 रुपये देने पड़ेंगे $1000 लाने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो अब बताएं वेंडर की लायबिलिटी कितनी हो गई, 60,000 या 65,000? 65,000। तो 60 तो हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ही चुके हैं, तो हम वेंडर की लायबिलिटी को बढ़ा देंगे टू फॉरेन करेंसी वेंडर, कितने से? 5,000 से, और यहाँ आ जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, $1000 इंटू 65 रुपये का हो गया, पहले 60 का था, तो ये 5,000 रुपये का डिफरेंस आया। अब डिफरेंस तो आया, आप ये बताएं फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो पहले चुकाता तो 60 रुपये में काम हो जाता, अभी 65 चुकाने पड़ रहे $1 के, तो 60,000 की जगह 65,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये हुआ है हमें लॉस ऑन एक्सचेंज, ठीक है। अब हम गए हैं सेटलमेंट करने, और सेटलमेंट की डेट तक ये हो गया कि $1 63 रुपये का हो गया।
तो हमने तो लाइबिलिटी 65 की बुक कर रखी है, तो पहले हम लाइबिलिटी को कम करेंगे। हमें अल्टीमेटली 63,000 चुकाने हैं, तो हम करेंगे फॉरेन करेंसी वेंडर, ठीक है, कितने पे 63,000 करने हैं, हमने 65 बुक कर रखे हैं। तो क्या करें, $1,000 इंटू 2 रुपये कम हो गए हैं, ठीक है, तो कितना 2,000 रुपये कम हो गए हैं टू एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, कितना आ जाएगा 2,000। तो 2,000 का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया। और देखें 65 की जगह 63 ही चुकाने पड़े, तो हमने यहाँ 5,000 का लॉस बुक कर लिया था, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे 2,000 का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है, कि हमने 5,000 लॉस बुक कर लिया था, जबकि अल्टीमेटली नहीं हुआ और हमारे रेट अब हमें हमारे फेवर में हो गया और हमें 2,000 का फ़ायदा हो गया। तो अल्टीमेटली हमने फॉरेन करेंसी वेंडर को 2,000 से कम कर दिया, 65,000 हो गया था, 2,000 से कम कर दिया, 63,000 बचा। तो अब हमने ये चुका दिया फॉरेन करेंसी वेंडर टू बैंक, और कितना चुका दिया $1,000, 63 रुपये में $1 आ रहा था, 63,000 रुपये हमने पे कर दिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो आपका रिसीवेबल या पेबल है उसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। क्या बोलते हैं उसको हम, मॉनेटरी आइटम, जिसका मॉनेटरी पेमेंट करना है या जो रिसीव होने वाला है मनी के फॉर्म में, और कितना रिसीव होने वाला है कितना पे होने वाला है वो हमें पहले से पता है, अमाउंट जो फिक्स होते हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखें AS 11 बोल रहा है कि जो आपके फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है उनको आप शुरुआत में ट्रांजैक्शन रेट पे कवर रिकॉर्ड करें और बाद में बैलेंस शीट डेट पे आप उसको क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ डिफरेंस आएगा, वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस कहलाएगा। अब एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उस एक्सचेंज डिफरेंस का। तो 2007-8 के पहले, बिफोर 2007 एंड 8, सिंपल से प्रोविजन थे कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, एनी एक्सचेंज डिफरेंस, कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस हो, ठीक है, चाहे वो फिक्स एसेट खरीदने में हो, चाहे वो स्टॉक खरीदने में हो, चाहे वो हमने सेल की थी उससे हमारे डेटर के संबंध में कोई एक्सचेंज डिफरेंस हुआ है पैसा टाइम पे ना मिलने की वजह से, किसी भी तरीके का एक्सचेंज डिफरेंस हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म नेचर का लायबिलिटी के संबंध में एक्सचेंज डिफरेंस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी के संबंध में एक्सचेंज डिफरेंस हो, सारे एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट में जाते थे। ये बात लिखी थी AS 11 में, AS 11 का पैरा नंबर 13 हुआ करता था, ठीक है। तो सारे एक्सचेंज डिफरेंसेस P&L में जाते थे। तो अगर हम तब की बात करें तो ये एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ चला जाता, P&L में चला जाता, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2007-8 में अमेरिका में आर्थिक मंदी चल रही थी, USA में। लेहमैन ब्रदर्स बैंक आपने सुना होगा डूब गया था, ये उसी समय की बात है। तो अमेरिका में आर्थिक मंदी चल रही थी। अमेरिका की आर्थिक मंदी होने की वजह से डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। तो डॉलर की कीमत गिर गई, डॉलर की कीमत गिर के 30, 35, 36 रुपए के आसपास पर डॉलर, $1 30, 35, 36 रुपए का मिलने लगा। और USA मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन की, बोरोइंग रेट्स हैं, वो भी बहुत ही कम हो गई। सपोज़ करें आपकी 4 से 5% की रेट से जहाँ इंटरेस्ट मिलता था वो 1 से 2% की रेट से इंटरेस्ट मिलने लगा। डॉलर की रेट भी कम हो गई और ब्याज की दरें भी कम हो गई। तो इंडियन मार्केट में एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट आया, नए तरीके का रुझान आया कि लोगों ने क्या किया, डॉलर में लोन लेना शुरू कर दिया। लोन किस में लेना शुरू कर दिया, डॉलर में, कि देखो इनका डॉलर है भी सस्ता और प्लस ब्याज की रेट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सपोज़ कि आप उस समय आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता था और आपने 1,000 या 10 लाख डॉलर आपने क्या किया, लोन ले लिया, फॉरेन करेंसी लोन ले लिया। या आपने सोचा डॉलर सस्ते चल रहे हैं तो आपने फिक्स एसेट एक्वायर कर लिए USA से, ठीक है, क्योंकि डॉलर सस्ते चल रहे हैं। तो आपको अगर डॉलर चुकाने हैं तो $1 चुकाने के लिए आपकी जेब से 30 रुपये जा रहा है। तो अगर कोई सामान 10 लाख डॉलर का जा रहा है,
आ रहा है तो आपको 30 रुपये के हिसाब से वो मिल जा रहा है, जबकि नॉर्मल केसेस में क्या रहता है 50 रुपये देने पड़ते हैं आपको, $1 के 60 रुपये देने पड़ते हैं, 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो उस समय क्या रुझान आया कि लोगों ने डॉलर में सामान को खरीदना, फिक्स एसेट को खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोन हो गया। लेकिन मंदी के बाद जैसे ही तेज़ी आई और क्या हो गया, डॉलर की रेट्स दोबारा से बढ़ के, सपोज़ करें आपकी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े ओबियसली, लेकिन मान लो 50, 60 और 65 रुपये तक भी चले गए। अब एक सिचुएशन इमेजिन करें, एक पर्सन है जिसने 2007-8 में फिक्स एसेट एक्वायर करा $10 लाख का, ठीक है, फिक्स एसेट टू फॉरेन करेंसी वेंडर। अब उसने कितने का एक्वायर किया, $10 लाख का, ठीक है, और रेट चल रही थी 30 रुपये पर डॉलर। तो कितना हो गया, 300 लाख रुपए, ठीक है, देख लें, 300 लाख मतलब 3 करोड़ रुपए उसको देने थे। अब उसने वो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाया, और सपोज करें कि वो उसका पेमेंट 9-10 में कर रहा है, और 9-10 में जब वो डॉलर का पेमेंट कर रहा है तो $1 60 रुपये के बराबर हो गया, या मान लें 65 रुपये के बराबर हो गया। अब इस हिसाब से तो उसको कितना रुपए चुकाना है, $10 लाख चुकाने थे, और $1 65 रुपये का हो गया, तो उसको 650 लाख रुपए चुकाने हैं। अब समझ रहे हैं आप, यानी कि लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, 650 लाख अगर हो गई तो 350 लाख रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई, फॉरेन करेंसी वेंडर का पैसा बढ़ गया, और ये आ गया एक्सचेंज डिफरेंस कितने का, 350 लाख का। अब AS11 जो था, जो पैरा 13 था AS11 का, उसका साफ कहना था कि देखो कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस हो, कितना भी एक्सचेंज डिफरेंस हो, सारा का सारा एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। तो अब इसने $10 लाख लिए थे 30 रुपये के हिसाब से, और जब चुकाने की बात आई तो $10 लाख 65 के हिसाब से चुका रहा है, उसको 35 रुपये का नुकसान हुआ $1 पर। तो $10 लाख पर कितना, 350 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसको। और चलो वो नुकसान तो उसको बियर करना ही है, प्लस अकाउंटिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, AS11 की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। AS11 का ये कहना है कि कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस जो आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस आपको P&L में चार्ज करना होगा। अब बताएं, अगर कोई कंपनी 350 लाख रुपए का एक बार में P&L में अमाउंट डालती है तो उसके P&L पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, उसका P&L तो एकदम डाउन हो जाएगा, डूब ही जाएगा, शेयर होल्डर में तो हलचल मच जाएगी, क्या हुआ ये। तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि सर हमें बहुत ह्यूज लॉस हुआ है। तो सरकार ने बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही तो उधार खरीद रहे थे। तो बोला ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो नुकसान हुआ है वो तो हमें चुकाना ही है। हमने लिए थे जो $10 लाख 30 के हिसाब से, अब हम उसको 65 के हिसाब से चुका रहे हैं। नुकसान तो हमारा है, हमें बियर करना है, हम इसके लिए आपसे कुछ नहीं बोल रहे। हम आपको बस इतना बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग की वजह से पूरा का पूरा लॉस एक बार के P&L में जा रहा है, आप बस हमें इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दें कि हम इस लॉस को एक बार के P&L में ना डालें, इससे हमारे P&L पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप हमें अलाउ करें, हम इसका थोड़ा थोड़ा सा लॉस क्या करेंगे, P&L में अमोर्टाइज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लॉस अमोर्टाइज कर देंगे, ऐसा कुछ आप हमें अलाउ कर दें। गवर्नमेंट के लिए भी एक जेन्युइन सिचुएशन थी, तो उन्हें भी समझ में आया कि हाँ यार नुकसान तो लोगों को हुआ ही है। तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने क्या किया, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम दो लोग करते थे, ICAI और नाकास। आपने सुना है नाकास का नाम, अब नाकास की जगह NFRA आ गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो लोग बनाते थे, एक तो ICAI और दूसरी नाकास। जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं उसके ऊपर नाकास के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, और जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी हैं उनके ऊपर ICAI के। खैर इतना टेक्निकल आप ना जाएं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कॉर्पोरेट हाउसेस उन्होंने
MCA से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिक्वेस्ट की कि सर हमें रिलैक्सेशन दें और हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है 350 लाख का, हम एक बार के P&L में नहीं डालना चाहते, आप प्लीज़ हमें बस इतना रिलैक्सेशन दे दें कि हम इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, डिफ़र कर देंगे, है ना, अमोर्टाइज करते हैं हम जिस तरीके से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का। तो MCA ने जो AS 11 था उसमें एक पैरा इंसर्ट करा, नया पैरा 46 और एक और पैरा 46A, और उस पैरा के थ्रू उन्होंने कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, एंटिटीज़ को रिलैक्सेशन देने की कोशिश की। तो जहाँ AS 11 का पैरा 13 बोलता था कि सारा एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाएगा, वहीं पैरा 46 या 46A नए लाए गए और जो कि ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं पैरा 13 की जगह, और वो बोलते हैं कि नहीं, आपको हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहें तो वो ऑप्शन चुन सकते हैं, है वो ऑप्शन, आप चाहें तो P&L में डाल दें, अगर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है आप चाहें तो वो ऑप्शन चुन सकते हैं। बस वो आप ऑप्शन चुनेंगे तो वो फिर आपको कंटिन्यू ईयर बाय ईयर चुनना पड़ेगा। हमने कहा सर क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, आपने जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आई है, जो भी आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम मतलब रिसीवेबल या पेबल, तो सपोज़ आपकी बोरोइंग्स है, ठीक है, ये आपको वेंडर के पैसे चुकाने हैं सपोज़। तो बोले अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है आपकी, जो आपको 3 महीने 4 महीने में चुकानी है, शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम है, यानी शॉर्ट टर्म आपका लोन है, तो शॉर्ट टर्म तो आप P&L में डाल ही दो। इससे जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था और आपने 3 महीने बाद चुकाया, उससे जो एक्सचेंज डिफरेंस 3 महीने बाद बढ़ के चुकाया, तो ये तो छोटा मोटा डिफरेंस है, आप इसको P&L में ही डालें, इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम। आपके जो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम है, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, या आपने फिक्स एसेट का पैसा 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद चुका रहे हैं, तो चूँकि लॉन्ग टर्म लोन है तो लंबे समय का आपको लॉस हो रहा है, तो उस केसेस में, और ओब्वियसली वो लॉन्ग टर्म लोन है, बड़े अमाउंट होंगे, तो उसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आप चाहें तो पैरा 13 चुनें, अगर आप पैरा 13 चुनें, ये ऑप्शन 1 है आपके पास, पहले से था ऑप्शन 1, आप चाहें तो पैरा 13 चुनें और पूरा एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ डाल दें, आप P&L में डाल दें, और आप चाहें तो ऑप्शन 2 है आपके पास, आप चुन लें पैरा 46 या 46A। और 46A बोलता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो देखें कि किस पर्पज़ से लिया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है किसी डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, आपने जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है वो किसी डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट को खरीदने के लिए लिया है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो आप चाहें, ऑप्शन है ना, आप चाहें तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को, जो आपको एक्सचेंज डिफरेंस हुआ है, वो आप P&L में ना डाल के एडजस्ट कर दें, एडजस्ट टू द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। आप उसको डेप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दें। हमने कहा क्या मतलब सर, एक बार फिर से बता देना। देखो, आपने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया था, या आपने उधार मशीन खरीदी थी, 3 साल बाद आपने उसका पेमेंट किया। अब 3 साल में बहुत सारा एक्सचेंज डिफरेंस आया होगा, तो जो पहले ऑप्शन था वो तो अभी भी है, आप चाहें तो उसको P&L में डाल दें। आप लोग नहीं सर इतना बड़ा डिफरेंस है, हम P&L में नहीं डालना चाह रहे, तो बोला ठीक है, फिर आप उसको चाहें तो आप देखें कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी, वो अगर डेप्रिसिएबल एसेट के संबंध में था, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए सपोज आपने वो लोन लिया था, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस हुआ, चाहे फिर वो प्रॉफिट हो या चाहे वो लॉस हो, वो आप एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दें। तो हम हो गए खुश कि चलो यार P&L में नहीं डालना पड़ेगा, है ना, फिक्स एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि P&L में नहीं डालना पड़ेगा, जब आपके एसेट की कॉस्ट में आप एडजस्ट करेंगे तो आपके एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सपोज़ आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो आपके एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उस पर जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ जाएगा। तो जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस एक बार में P&L में जा रहा था, वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है,
और हमने बोला सर कि अगर एसेट डेप्रिसिएबल ना हो, अदर एसेट हो, जैसे हमने सपोज लैंड खरीदने के लिए लोन लिया हो, या हमने केवल ऐसे ही लोन ही लिया हो अपनी वर्किंग कैपिटल के पर्पज़ से, मतलब लॉन्ग टर्म लेना है आपको, तो आपने मान लो कि 5 साल का लोन लिया हो और फिर उस लोन को चुकाने में एक्सचेंज डिफरेंस हुआ हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो P&L ले जाएं, या फिर आपके पास ऑप्शन है जैसा यहाँ आपको डिफ़र करने का मौका मिला है वैसा यहाँ भी डिफ़र करने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, अब सपोज डेप्रिसिएबल एसेट है लैंड, और हम आपको बोल दें कि डेप्रिसिएबल एसेट के केस में, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के केस में भी आप एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर लो, तो आप क्या करेंगे, लैंड की कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे। तो एक्सचेंज डिफरेंस अगर लैंड की कॉस्ट में आपने एडजस्ट कर दिया तो लैंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन लैंड पर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, तो आपने लॉस को एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया, एसेट की कॉस्ट बढ़ गई और उस पर डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो वो कभी भी वो एक्सचेंज डिफरेंस, वो लॉस P&L में पहुंचेगा ही नहीं। तो हम लोग नहीं डेप्रिसिएबल है तो आप कॉस्ट में जोड़ दो, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में P&L में चला जाएगा। लेकिन नॉन डेप्रिसिएबल है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप उसके लिए जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसको आप एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसका नाम होगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, क्या नाम है इसका, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। यानी कि जो फॉरेन करेंसी के जो मॉनेटरी आइटम है, आपकी जो लाइबिलिटी वगैरह हैं, इसका ट्रांसलेशन किया है आपने पहले इसको किसी और रेट पे रिकॉर्ड किया था, आप किसी और रेट पे ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आया है उसको आप इस अकाउंट में डाल दें। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम मतलब आपके जो भी रिसीवेबल पेबल हैं उनको आपने ट्रांसलेट करा है कहाँ से, स्पॉट रेट जिस रेट पे आपने रिकॉर्ड किया था उससे आप क्लोजिंग रेट तक लेके आए हो उसको, तो इस वजह से जो भी डिफरेंस आया आप उसको इस अकाउंट में डाल दें। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के ट्रांसलेशन पे डिफरेंस का अकाउंट खोला गया है, ठीक है, आप इस अकाउंट में डाल दें और फिर इसको आप धीरे धीरे क्या करें, राइट ऑफ करके P&L में ट्रांसफ़र करते रहें। सर कितने साल में राइट ऑफ करेंगे, तो आपने सपोज़ करें कि लैंड खरीदने के लिए लोन लिया था और 3 साल का लोन था, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में ले जाएं और उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 साल में राइट ऑफ करते रहें। आप इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करें ओवर द लाइफ ऑफ लाइबिलिटी। तो आपने 3 साल का लोन लिया था, एक्सचेंज डिफरेंस को 3 साल में राइट ऑफ कर दें। आपने लोन 5 साल के लिया था, तो जो इस साल का डिफरेंस आ रहा है उसको भी 5 साल में राइट ऑफ करना, जो अगले साल फिर डिफरेंस बनेगा उसको बचे हुए 4 सालों में फिर आपको जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है आप उसको ओवर द लाइफ ऑफ एसेट राइट ऑफ कर दें, वो भी मैक्सिमम अप टू 31 मार्च 2020। तो अगर आपने लोन 2020 में ही लिया है तो वो मार्च के बाद डिफ़र नहीं हो सकता। आपने 2015 में लोन लिया है, 3 साल के लिए लिया है, तो 15, 16, 17 इन 3 सालों में राइट ऑफ करें। आपने 2015 में लोन लिया है 10 साल के लिए, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 10 साल के लोन लिया है, लेकिन आप 2020 से ज़्यादा इसको डिफ़र नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस है आप उसको 2020 के अंदर अंदर क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओके, तो देखें मैंने आपको ये बात दोबारा समझा देता हूँ, फिर मैं इस पर कराता हूँ आपको क्वेश्चन। आपको देखें नोट्स पूरे तरीके से लिखे मिल जाएंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो, ये हैं बहुत प्रॉपर तरीके से लिखे हुए नोट्स जो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो लिखने पर। तो अब देखना हमने जो बात की थी हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है आप पहले देखें कि क्या ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए है, रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, मतलब क्या आपने 2-3 महीने के लिए कोई लोन लिया था या 2-3 महीने के लिए कोई क्रेडिटर थे, उनके संबंध में क्या ये एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है।
तो आपको लगा हाँ हमने स्टॉक खरीदा था और फिर हमने पेमेंट करने में लेट हो गए, इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म पर्पज से जो आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, मतलब शॉर्ट टर्म के जो आपके लोन, क्रेडिटर या लाइबिलिटी हैं, उसका एक्सचेंज डिफरेंस तो आप हर हाल में P&L में डाल दें, उसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है जो लॉन्ग टर्म की आपकी जो बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म के वेंडर हैं, लॉन्ग टर्म के क्रेडिटर हैं, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग है, 3 साल के लिए बोरोइंग की थी, 5 साल के लिए, तो उस केस में अगर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो आप देखें कि क्या आपने वो लॉन्ग टर्म लोन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए लिया था, जैसे प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए। अगर हाँ तो फिर ऑप्शन 1 है, आप तब भी चाहें तो उसको P&L में डाल सकते हैं, और अगर आप पैरा 46A अपनाते हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। और अगर आपने वो लोन जो लिया था वो अदर फिक्स एसेट, अदर एसेट के लिए लिया था, जैसे आपने लोन लिया था स्टॉक खरीदने के लिए, या आपने लोन लिया था लैंड खरीदने के लिए, या आपने लोन लिया था बिजनेस पर्पज़ के लिए, बस वो लॉन्ग टर्म हो, तो फिर उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो आप चाहें तो तब भी आप P&L में डाल सकते हैं, और आप पैरा 46 अपनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 जो आपके पास है, हम लिख देता हूँ ऑप्शन 2, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं द डिफरेंस टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, और उसको आपको राइट ऑफ करना होगा अप टू द टर्म ऑफ लाइबिलिटी। सपोज वो 2 साल की लाइबिलिटी, 2 साल में मैक्सिमम आपको अप टू मार्च 2020 राइट ऑफ करना होगा। तो ये हमारे AS 11 का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। मैं आपको पहले इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूँ और फिर ही हम दूसरे पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत छोटा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, और उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये लिखे हुए हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2, 7, 9, 11, 12, 13, 16 एंड 17। ये क्लास नोट्स के क्वेश्चन हैं, आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आप हमारे एप्लीकेशन FIFO अकेडमी से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। देखें इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 24 लाख, ठीक है, ये रुपये में है, शाइन रह गया लिखना। तो ये उसने क्या किया है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 24 लाख ऑन 1 अप्रैल 15 एंड द सेम वॉज फुली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन। और ये लोन लेके खरीदा है हमने एक फिक्स एसेट, 24 लाख रुपए का है, लोन डॉलर में लिया है, पेबल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 साल में चुकाएंगे लोन। मतलब लोन क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। देखो लोन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये हमें देखना है जिस दिन से लोन लिया गया उस दिन से। हमें वैसे नहीं देखना है कि करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, कि बैलेंस शीट के बाद कितना पीरियड बकाया, नहीं। लोन का ओरिजिन कहाँ से है, वहाँ से कितने टाइम बाद चुकाया जाना था, उससे डिसाइड होगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म लोन है। एक्सचेंज डिफरेंस रेट वर $1 इक्वल टू 60। जब हमने लोन लिया तो 60 रुपये का $1 चल रहा था तब, एंड 62.5 एज ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 मार्च 16 रिस्पेक्टिवली। तो जो ट्रांजैक्शन की डेट थी उस दिन 60 रुपये का डॉलर था, और बैलेंस शीट की डेट पे 62 रुपये का डॉलर था, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31 मार्च 16, चुकाया गया। द एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन कैपिटलाइज। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कॉस्ट में ऐड कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दैट हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। बोला कैसे अकाउंटिंग करनी थी। तो देखें, पहले तो 24 लाख रुपए का एसेट है, जो तो हमने कितना लोन लिया होगा, तो 24 लाख रुपए चुकाने के लिए हमने कितना लोन लिया होगा, तो 24 लाख रुपए चुकाए हमने। $1 60 रुपये का आता था, 60 रुपये बराबर $1, तो 24 लाख रुपए कितने डॉलर के बराबर है जो हमें चुकाना था, एक बार कैलकुलेट कर लें। है तो बहुत सिंपल, कितना हो रहा है, $40,000, ठीक है। तो $40,000 का आपका इनिशियल ट्रांजैक्शन रहा होगा, फिर आपने
उसको चुकाने के लिए रुपए दिए होंगे, और कितने रुपए दिए आपने? 24 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो अब देखें $40,000 का ट्रांजैक्शन था और तब रेट थी 60, अब रेट हो गई है 62.50। डिफरेंस हुआ है कितने का? 2.50 पर डॉलर। तो हमें 60 की जगह 62 चुकाने पड़ेंगे। तो $40,000 पे कितने का नुकसान हो गया ओवरऑल आप निकालें तो $40,000 पर $1 2.5 से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कितने रुपए से बढ़ गया? ₹1,00,000 हमें और देने पड़ेंगे। हमारी लायबिलिटी ₹1,00,000 से बढ़ गई। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ गया? ₹1,00,000 का। अब देखें इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला, अगर आप पैरा 13 अपनाते हैं तो फिर ये एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा P&L में। ठीक है, और किस तरीके ट्रीटमेंट होगा? फॉरेन करेंसी लोन कितना है? $40,000। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ गया? 1,00,000 का, और इंक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटेड टू 1,00,000 शुड बी चार्ज टू P&L। और द above answer has been given on the basis that the company has not availed the option for capitalization of exchange difference as per para 46 and 46A। अगर पैरा 46A लगाया जाता है तो जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कहाँ हो जाएगा? इन सो फार एज दे रिलेट टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट। अगर ये डेप्रिसिएबल एसेट के लिए होगा, कैन बी एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ एसेट। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो ₹1,00,000 हैं वो एक्सचेंज डिफरेंस एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 24 लाख और 1,00,000, तो ये 25 लाख हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन 25 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी आंसर देंगे तो आप बोलेंगे कि देखो ये हमने लोन लिया है, ये तो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म अगर लोन में, लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम में अगर एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको पूरा P&L में ले जाओ, या फिर आप उसको पैरा 46 के हिसाब से, 46A के हिसाब से ट्रीट करो। पैरा 46A बोलता है कि अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए आपने लोन लिया है तो आप उसकी कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अदर पर्पज से लोन लिया है लॉन्ग टर्म तो आप फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको धीरे धीरे राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, मैं एक अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जिसमें दोबारा से ऐसे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। देखें, ये है BK लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट कॉस्टिंग 5,000 लाख, 5,000 लाख रुपए का उन्होंने फिक्स एसेट एक्वायर किया ऑन 1 अप्रैल 12, पेबल इन फॉरेन करेंसी डॉलर ऑन 5 अप्रैल 13। 1 अप्रैल 12 को हमने एसेट लिया है लोन लेकर, और चुकाना है हमें 5 अप्रैल 13 को। तो ये 1 साल से ज़्यादा का हो गया, इसलिए जो लोन हो गया, जो लायबिलिटी हो गई, वो क्या हो गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म वेंडर की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम। अब एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इक्वल टू 50 एंड 54.98 ऑन 1 अप्रैल 12 एंड 31 मार्च। तो ओरिजिनली 1 अप्रैल को इसकी रेट 50 रुपये थी, और बाद में जो कि हो गई है 54.98। तो 5,000 लाख रुपए का आपका लोन है, और वो आपने रुपए में कन्वर्ट किया है जब तब रेट 50 रुपये डॉलर चल रही थी। तो लोन कितने का हुआ देख लें आप एक बार, और फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है इस पर हम बात करते हैं। तो देखें कितना लोन हुआ, 5,000 लाख रुपए हमें चुकाने हैं, जो कि 50 रुपये पर डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट किए गए। ठीक है, तो लोन कितने का हो गया? 100 लाख डॉलर का हो गया लोन। देख लें आप अच्छे से, 0 से 0 काट दें, तो कितना हो जाएगा? 100 लाख का लोन हो गया।
100 लाख का लोन जब हमने लिया था 50 की रेट चल रही थी, बाद में वो रेट हो गई है 54.98। तो कितने का डिफरेंस बढ़ गया? 4.98 रुपये पर डॉलर बढ़ गया। तो $1 पे 4 रुपये 98 पैसे का नुकसान है। तो बताएं 100 लाख डॉलर पे कितना होगा? 498 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इस पूरे एक्सचेंज डिफरेंस को P&L में ले जाएं, और आप चाहें तो चूंकि ये फिक्स एसेट खरीदने के लिए लिया गया था लोन, और हम ऐसा अगर अजम्पशन लें कि फिक्स एसेट डेप्रिसिएबल होगा, तो फिर हम इसको फिक्स एसेट की कॉस्ट में भी क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से वो चार्ट दिखा दूं। ये देखें आप चार्ट, देखें एक्सचेंज डिफरेंस को आप सबसे पहले चेक करें कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से संबंधित है क्या। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के संबंध में है तो P&L में डाल दें। अगर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के संबंध में एक्सचेंज डिफरेंस है, यानी आपकी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है, तो देखें आपने वो ली क्यों थी लायबिलिटी, वो लायबिलिटी क्रिएट ही क्यों हुई, और आपको लगता है कि आपने वो डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया था, मतलब मशीन खरीदने के लिए आपने लोन लिया था और लॉन्ग टर्म लोन था, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो मशीन की कॉस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप पैरा 46A चुनते हैं। अदरवाइज P&L में तो आप डाल ही सकते हैं। और अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है और आप पैरा 46A चुनते हैं, ठीक है, तो आप उसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने फिक्स एसेट खरीदने के लिए लोन लिया था, तो और एक्सचेंज डिफरेंस 498 लाख आया है, तो आप उसको P&L में भी डाल सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है आप उसको कॉस्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे लाइन लिखी है, द कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ सॉफ्ट लोन ऑफ $1 लाख ऑन 1 अप्रैल 12 पेबल इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 सालों में चुकाएंगे, ये भी लॉन्ग टर्म हो गया, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल है 1 मई 2013 को। तो $1,000 का हमने लोन लिया था उसी समय, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो हमने $1,000 का लोन लिया होगा, तो $1 लाख तब कितने का चल रहा था? 50 रुपये का, और बाद में 54.98। तो आपने जब लोन लिया तब 50 रुपये का डॉलर चल रहा था, और आपको जब चुकाना है जब 54.98 का हो गया, मतलब आपको 4 रुपये 58 पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। तो आपको कितने रुपए का लॉस हो गया, आप ओवरऑल समझें कि आपको जो लॉस हो गया है वो हो गया है 4.98 लैक्स का लोन के केस में। अब लॉन्ग टर्म लोन है, क्या ये लोन फिक्स एसेट खरीदने के लिए लिया गया है? डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट के लिए ऐसा नहीं बताया गया, तो फिर ये अदर पर्पज़ के लिए लोन लिया गया है, बिजनेस चलाने के लिए। तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है, या तो आप उसको P&L में ले जाएं और राइट ऑफ कर दें आप, और आप चाहें तो इसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में ले जाएं, और लायबिलिटी 3 साल की है, इसलिए जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है उसको 3 सालों में इंक्लूडिंग करेंट ईयर में आप थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं? राइट ऑफ कर दें, मैक्सिमम 2020 तक। ओके, बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दिखाई दे रहा है। सनशाइन कंपनी लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ $9,000 on 25th February 11 when the exchange rate was 44 per डॉलर। तो इन्होंने क्या किया? $9,000 का माल इंपोर्ट किया, और तब $1 44 रुपये का था। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एट दी अबव मेंशन रेट, और इसी रेट पे रिकॉग्नाइज किया। बहुत बढ़िया, इस इनिशियल ट्रांजेक्शन को उसी रेट पे रिकॉग्नाइज किया भी जाता है। द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज मेड ऑन 10th April 11। ठीक है, तो देखें क्या हो रहा है। यहाँ बैलेंस शीट डेट आ गई होगी बीच में, यहाँ ट्रांजैक्शन की डेट है, यहाँ सेटलमेंट की डेट है। तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया आपको, तो हम इसको आराम से करते हैं, मतलब बहुत आराम से भी नहीं, लेकिन समझ तो लेते हैं आराम से एक बार।
देखो हमने 25 Feb 2011 को $9,000 के स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदा और तब रेट थी $1 की 44 रुपये के बराबर। फिर यहाँ आई होगी बैलेंस शीट डेट और 10 अप्रैल को जो सेटलमेंट डेट है हमारी, यह है 10 अप्रैल 2011। यहाँ पे $1 है कितने के बराबर, 48 रुपये के बराबर, ठीक है। और एट द ईयर एंड 31 मार्च 11 द रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 49 और यहाँ पे जो $1 था वो 49 रुपये के बराबर था। हमें क्या करना होता है, पहले हम इनिशियली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे 44 पर और फिर जो मॉनेटरी रिसीवेबल या पेएबल है जो हमारे क्रेडिटर होंगे उसको हम क्लोजिंग रेट पर ले आएंगे और जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा, चूँकि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ना, 1 साल से ज़्यादा तो हुआ नहीं है, 2-3 महीने हुए हैं, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको हम P&L में चार्ज कर देंगे। तो हम पहले इसको 44 पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर बैलेंस शीट डेट पे हम क्रेडिटर को 49 पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम फाइनली इसको सेटल करेंगे 48 पर। यहाँ जो डिफरेंस आएगा 44 से 49, जो $5 पर डॉलर का डिफरेंस आएगा, ये इस पीरियड में P&L में चला जाएगा और फिर 49 से 48 जो $1 का डिफरेंस फिर से आ रहा है, $1 पर डॉलर का डिफरेंस जो आ रहा है, ये भी P&L में चला जाएगा। यहाँ हमने जब स्टॉक खरीदा तब 44 रुपये चुकाने थे, लेकिन लेट होने की वजह से 49 हो गए, तो ये $5 का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन फिर 49 से 48 रुपये हो गया है डॉलर और हमें यहाँ क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 48 चुकाने पड़ेंगे। तो ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करना था कि यहाँ तक का डिफरेंस आपको लेना था, वो इस बार की P&L में जाता और बाद का डिफरेंस बाद के P&L में जाता। तो 2 मुद्दे ध्यान रखने के, पहला आपको जो पहला रिकॉर्डिंग करनी है वो 44 से लेकर 49 तक के डिफरेंस का क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में 48 पे रिकॉर्ड करना है। आप डायरेक्ट 48 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पहला मुद्दा। दूसरा, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, चूँकि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में सेटलमेंट हो गया, तो ये जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा, एसेट की कॉस्ट से इसका एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पास्ड एन एंट्री ऑन 31 मार्च 11 एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उसने क्या किया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया, कंज्यूम्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन 48 एंड 44। उसने क्या किया, जो 44 की रेट थी और जो 48 की रेट थी, इन दोनों के एक्सचेंज डिफरेंस को लेके बैलेंस शीट डेट पे एंट्री कर दी। क्या ये सही है? नहीं। 44 और 49 का डिफरेंस लेके बैलेंस शीट पे एंट्री होनी थी। दूसरी गलती उसने क्या की, एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन 48 एंड 44। उसने क्या किया, जो डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस उससे स्टॉक की कॉस्ट एडजस्ट कर दी, कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया। तो हम बोलेंगे 2 ट्रीटमेंट गलत किए गए हैं। पहला, एक्सचेंज डिफरेंस 44 से 49 का लेना था और दूसरा, वो भी कॉस्ट में एडजस्ट ना करने की बजाय उसको P&L में चार्ज करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आप इनको एक बार और गो थ्रू करें, आप इनका सॉल्यूशन पढ़ें। तो मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन आपको टिक लगाए हुए हैं। मैं एक सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा जिसमें आपको मिल जाएंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं उसमें, और उसमें कुछ और भी क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।